अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट। इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट और फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और साथ में साइकोलॉजी की एक ब्रीफ हिस्ट्री भी कि साइकोलॉजी को जो है एक साइंस का दर्जा किस तरह से मिला। हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे। साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट सिगमंड फ्राइड ने दिया, जो कि एक ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे और उनकी थेरीज 20th सेंचुरी के अंदर इन्फ्लुएंशियल लेकिन कंट्रोवर्शियल साबित हुई। फ्राइड के जो सैंपल थे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से लड़ने वाले लोग थे, यानी वो लोग जिनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो फ्राइड के सैंपल में शामिल थे। कौन कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के क्लाइंट्स उनके पास आते थे? कुछ इरेशनल फियर्स के होते थे, यानी फोबियाज के पेशेंट्स, ऑब्सेशंस के और एंजाइटीज़ के। और फिर उन्होंने मतलब फ्राइड ने उन पेशेंट्स को ट्रीट कैसे किया, उन क्लाइंट्स को ट्रीट कैसे किया, उन्होंने एक नया इनोवेटिव प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको उन्होंने साइको एनालिसिस का नाम दिया। साइको एनालिसिस के अलावा फ्राइड ने अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया। अनकॉन्शियस क्या चीज़ है? अकॉर्डिंग टू फ्राइड, द अनकॉन्शियस कंटेन्स थॉट्स, मेमोरीज एंड डिज़ायर्स that are well below the surface of conscious awareness but that nonetheless exert great influence on behavior। इससे पहले चूँकि कॉन्शियस स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि आपकी जो कॉन्शियस स्टेट, आपकी प्रेजेंट स्टेट है, या जो आपकी अवेयरनेस की स्टेट है, वो सारा कुछ आपकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में किरदार अदा कर रही होती है। कि आप अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बन रहे हैं तो वो भी आपकी फ्री विल की वजह से बन रहे हैं, क्योंकि कि आप उसके बारे में अवेयर होते हैं। लेकिन फ्राइड ने अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया कि अनकॉन्शियस वो चीज़ है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होते और वो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस की सरफेस से बहुत बिलो होती है, और ये आपका जो अनकॉन्शियस है वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। उन्होंने किस तरह से अनकॉन्शियस को एम्फसाइज किया, कि अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर किस तरह से किया। For instance, he noticed that seemingly meaningless slips of the tongue, such as "I decided to take a summer school course," often appear to reveal a person's true feelings. Slip of tongue क्या चीज़ होती है? यानी बाज़ औक़ात आप लोग कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं अपने ही फ़्लो में जो आप नहीं कहना चाह रहे होते, तो उसको उन्होंने स्लिप ऑफ टंग का नाम दिया, और वही स्लिप ऑफ टंग जो है वो आपके अनकॉन्शियस तक साइकियाट्रिस्ट को लेके जा रही होती है। He also noticed that his patients' dreams often seemed to express important feelings that they were unaware of. उसके अलावा ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज़्यादा फ्राइड का काम था कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो रॉयल रोड होते हैं, जो कि आपको आपके अनकॉन्शियस तक लेके जा रहे होते हैं। यानी पेशेंट्स की जो भी ड्रीम्स हैं वो उनकी अनकॉन्शियस में चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। Freud eventually concluded that psychological disturbances are largely caused by personal conflicts existing at an unconscious level. More generally, his psychoanalytic theory attempts to explain personality, motivation, and mental disorders by focusing on unconscious determinants of behavior. फ्राइड का कहना था कि एक पर्सन जो है वो अपनी अनकॉन्शियस थॉट्स की या अनकॉन्शियस फोर्सेस से गवर्न हो रहा होता है। फ्राइड मेड द दिस कंसर्टिंग सजेशन दैट पीपल आर नॉट मास्टर्स ऑफ देयर ओन माइंड्स, कि लोग जो है वो अपने माइंड्स या अपने जहन के मास्टर नहीं होते, उनके जो अंदर सारे मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं पर्सन उससे टोटली अनअवेयर होते हैं। इसके अलावा फ्राइड की थेरी कंट्रोवर्सीज़ के शिकार किस लिए हो गई, क्योंकि उन्होंने जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं उस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स टोटली आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रही होती है। उसके अलावा आपकी जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं या चाइल्डहुड जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपकी अडोलेसेंट एज में या आपके अडल्ट एज में
वो चीज़ें आपके साथ-साथ चलती हैं और फिर आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही होती हैं। तो उनकी ये जो 2 थ्योरीज़ थी, एक तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और एक जो सेक्सुअल डिज़ायर्स पे उनका बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना था। इन चीज़ों ने बाकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को बहुत ज़्यादा ऑफेंड किया और उन्होंने फिर इस चीज़ की मुखालफत की यानी ऑपोज़िशन की। उसकी हालाँकि जो इसकी नेचर थी वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट की। इसके बावजूद कुछ लोग जो है वो इसकी तरफ माइल हुए और उनमें बड़े प्रोमिनेंट नाम फिर हमारे सामने आते हैं, जैसे कि कार्ल योंग का नाम आता है हमारे पास, एल्फ्रेड एडलर का नाम आता है जो कि सिगमंड फ्राइड के फिर प्रोमिनेंट फॉलोअर्स में से थे। उसके अलावा जी स्टैनले हॉल ने 1920s में सिगमंड फ्राइड को अपनी यूनिवर्सिटी में, क्लार्क यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया और वहाँ पर सिगमंड फ्राइड के ने लेक्चर दिए और फिर यही लेक्चर जो है साइको एनालिटिक थ्योरी को वर्ल्ड वाइड एक तरह से प्रोमिनेंस देने में कामयाब हो गया। इसकी कुछ थ्योरीज़ जो हैं वो बेशक कंट्रोवर्शियल सही और उन लोगों ने एक बहुत ज़्यादा डिबेट को जन्म दिया, लेकिन अभी तक जो है साइको एनालिटिक थ्योरी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी हासिल है और इसके जो है कुछ इन्फ्लुएंशियल और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऐसे हैं जो आज भी साइकोलॉजी के अंदर मेन स्ट्रीम ऑफ साइकोलॉजी के अंदर पाए जाते हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी के बाद हमारे पास जो दूसरा चैप्टर आता है या दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म वालों का क्या कहना था कि चूंकि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है तो साइंटिफिक स्टडी को ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ उस चीज़ को मानती है जिसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप देख सकें, जिसको टच कर सकें, जिसको महसूस कर सकें। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो सुपर नेचुरल है, जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसको आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी के कॉन्शियस स्टेट को, जो इंटरनल मैकेनिज्म्स चल रहे हैं, उसको स्टडी नहीं कर सकते और किसी के अनकॉन्शियस को तो आप बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर सकते। अच्छा, कॉन्शियस स्टेट को स्टडी करने वालों का कहना था कि आपने जो है वो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू क्लाइंट के जो है वो क्लाइंट को स्टडी करना है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के अंदर क्योंकि सब्जेक्टिविटी आ जाती है, हर पर्सन अपना अलग एक्सपीरियंस बयान करता है, तो आप उस चीज़ को स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो बिहेवियरिज्म वालों का कहना था कि अगर आपने बिहेवियर को स्टडी करना है तो आप पहले तो आपने क्या है कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो चीज़ सामने नज़र आ रही हो, आप उसको स्टडी करें, तब आपको जो है वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की कॉजेज़ भी पता चल जाएंगी और आप जो है उसकी बेसिस पे बेहतरीन किस्म की ट्रीटमेंट भी फिर सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने ये चीज़ क्यों कही? क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं या उसको आप डिसप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को आप स्टडी नहीं कर पा रहे, वो टोटली एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है, तो आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? तो जिस चीज़ को आप वेरीफाई नहीं कर सकते वो चीज़ साइंस के अंडर आ ही नहीं सकती। इसके अलावा उन्होंने बिहेवियर को डिफ़ाइन किया कि बिहेवियर क्या चीज़ है। ही सेड दैट बिहेवियर इज रेफर टू एनी ओवर्ट ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्स और एक्टिविटी बाय एन ऑर्गेनिज्म। कि बिहेवियर क्या चीज़ होता है, आपका रिस्पॉन्स होता है जो किसी भी एक्टिविटी की सूरत में आप लोग शो कर रहे होते हैं। Watson asserted that psychologists could study anything that people do or say: shopping, playing chess, eating, complimenting a friend. However, according to Watson, they could not study scientifically the thoughts, wishes, and feelings that might accompany these behaviors. वॉटसन ने ना सिर्फ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर दिया, यानी साइकोलॉजी को किस चीज़ को स्टडी करना चाहिए, उसके अलावा उन्होंने जो एक बहुत ही पुराना इशू चल रहा था नेचर वर्सेस नर्चर का, उस पर भी काम किया कि कौन सी चीज़ नेचर, आपकी नेचर होती है जो आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रही होती है, या नर्चर या इन्वायरमेंट होता है जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा होता है। तो जो वाटसन का काम था
उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नर्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा होता है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 डज़न के करीब बच्चे दे दें, अब मैं उनको हर तरह का माहौल फ़राहम करूँगा। मतलब हर इंडिविजुअल बच्चे को मैं एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखूँगा। किसी बच्चे को जो है मैं अगर मैंने उसको डॉक्टर बनाना है तो मैं उसको एनवायरनमेंट ही ऐसा दूँगा कि उसका जो है वो स्टार्ट से अपब्रिंगिंग ही ऐसी होगी, उसकी डेवलपमेंट ही ऐसी होगी कि जब वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेगा या जो भी अपने मामलात होंगे वो कंप्लीट कर लेगा तो वो डॉक्टर बन जाएगा। किसी को वो वो कहता था कि मैं लॉयर बना सकता हूँ, किसी को आर्टिस्ट, किसी को मर्चेंट, शेफ़, और इवन के उसका कहना था कि अगर मैं एनवायरनमेंट फ़राहम करूँ तो मैं बेगर्स भी और थीफ भी क्रिएट कर सकता हूँ। किस तरह से? क्योंकि उनका कहना था कि आपको जो एनवायरनमेंट दिया जाएगा, आप उसी के मुताबिक ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। regardless of the person's talent, penchants, tendencies, abilities, vacations, and race of his ancestors, he said कि इन सब के बावजूद मैं इस काबिल हूँ कि मैं इन्वायरमेंट की बेस पर कोई भी पर्सन अपनी मर्ज़ी से क्रिएट या डेवलप कर सकता हूँ। इसके अलावा बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने बहुत ज़्यादा एनिमल रिसर्च को राइज़ दिया कि साइकोलॉजी के अंदर चूँकि पहले ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च की जा रही थी और उन्हीं ह्यूमन बीइंग्स के रिजल्ट्स को फिर दूसरे ह्यूमन बीइंग्स पर या इंसानों पर जनरलाइज किया जा रहा था, लेकिन जब बिहेवियरिज्म वाले आए तो इन्होंने एनिमल पर रिसर्च की और एनिमल रिसर्च के रिजल्ट्स उन्होंने फिर ह्यूमन बीइंग्स पर जनरलाइज करना शुरू कर दिए और यही चीज़ जो है वो ह्यूमनिज़्म स्कूल ऑफ थॉट के राइज का बायस बनी, क्योंकि ह्यूमनिज़्म वालों का कहना था कि आप एनिमल्स की रिसर्च को ह्यूमन बीइंग्स पर जनरलाइज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास स्किनर का नाम आता है कि स्किनर चूँकि एक बिहेवियरिस्ट थे, तो स्किनर का क्या-क्या काम है साइकोलॉजी के अंदर? तो बीएफ स्किनर का जो एक मेन काम है वो है उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया था जिसके अंदर उन्होंने पिजन्स को या मुख्तलिफ एनिमल्स को रखा और उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे कहा कि कोई भी बिहेवियर जनरेट होता है, यानी जिस किस्म का कॉन्सिक्वेंस होगा, जिस किस्म का रिजल्ट होगा, बिहेवियर भी उसी किस्म का होगा। इस तरह से उन्होंने एक तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग की बुनियाद रखी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या चीज़ है। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग भी है, वो भी बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आती है, लेकिन चलें ऑपरेंट कंडीशनिंग और इस पे क्लासिकल कंडीशनिंग पे एक और मैं वीडियो बना लूँगी। तो स्किनर ने जो है वो पॉजिटिव आउटकम्स और नेगेटिव आउटकम्स की बात की थी कि पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम्स जो हैं वो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। अगर तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगी आपको तो आपका वो बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा, और अगर आपको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जाएगा तो आपका बिहेवियर भी वीक होता चला जाएगा। इसके अलावा स्किनर ने भी एनवायरनमेंट पे जो है वो एम्फसाइज़ किया कि एनवायरनमेंट जो है वो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा होता है। इन शॉर्ट स्किनर अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट फ्री विल इज़ एन इल्यूजन, यानी फ्री विल नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। आपका एनवायरनमेंट टोटली आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। ये हमारे पास एक छोटा सा बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट और साइको एनालिसिस का इंट्रोडक्शन आ जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जितने भी हमारे जो मॉडर्न साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।